हाँ जी स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गगन कपूर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम 12th अकाउंटिंग में अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बेटे, आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपने अपने रजिस्टर्स खोल लेंगे, अपने पेन्स रेडी कर लेंगे, ठीक है? और मैं जो भी समझाऊंगा उसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ठीक है? आइए पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, इस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम अपनी आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटे? आज की क्लास में जो हमारा कवरेज रहेगा वो रहेगा नंबर 1 के पार्टनरशिप कहते किसे हैं, हम ये पढ़ेंगे। और गहराई में जानेंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ डीड एंड रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम ये कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर पाएं, ठीक है? तो हम अपना पार्टनरशिप की स्टार्टिंग करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप किसे कहते हैं, ठीक है? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पहले मैं इसको रीड करता हूं, फिर मैं आराम से ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर, पार्टनरशिप पढ़ने से पहले ही ये क्या बातें आ गई, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमें ये पता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको बताता हूं, चलिए। ठीक है बेटे, हमारी कंट्री में कई लॉ बने हुए हैं। लॉ मतलब कई सारे कानून बने हुए हैं, और ये जो लॉ बने होते हैं इन्हें हम टेक्निकल भाषा में एक्ट बुलाते हैं। अब आपके कोर्स में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कोर्स में एक बुक 1 है और एक बुक 2 है, ठीक है? कुछ बच्चों को सिलेबस अच्छे से पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स अभी नए हैं तो उन्हें पता नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में 2 बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2। हम लोगों ने स्टार्ट किया विद बुक 1। बुक 1 के अंदर एक तो पार्टनरशिप है और एक कंपनी के अकाउंट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपनी अकाउंट्स। ये दोनों ही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं। पार्टनरशिप एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है और कंपनी एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। कंपनी फॉर्म जो है वो बड़ा होता है, पार्टनरशिप फॉर्म छोटा होता है, और एक प्रोप्राइटरशिप होती है वो उससे भी छोटा होता है।
तो हमारे कंट्री के अंदर ना पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न करने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट, जो 1932 में बना था, इसलिए बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। बाद में आप कंपनी की अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसके लिए भी लॉ बना हुआ है, उसका नाम है कंपनीज एक्ट 1956। ये जो ईयर होता है ना, ये ईयर बताता है कि कौन से ईयर में लॉ बना था। ठीक है, तो कंट्री में गवर्नेंस के लिए लॉ बने हुए हैं, लॉ को हम एक्ट बोलते हैं। और आपके पास क्योंकि पार्टनरशिप भी है और कंपनी भी है, तो मैं यहां पर पार्टनरशिप एक्ट की भी बातें करूंगा और कंपनी एक्ट की भी बातें करूंगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कुछ भी देखना हो तो आपको पार्टनरशिप एक्ट में जाना पड़ेगा। अब ये जो एक्ट होते हैं ये बेटे एक बुकलेट की तरह होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, तो उन प्रोविजंस को हम नंबरिंग के साथ बुलाते हैं पार्टनरशिप एक्ट, और उस नंबरिंग को बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इस तरह से। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारे क्लॉजेज लिखे हुए हैं, तो जब भी किसी क्लॉज का रेफरेंस दिया जाएगा वो उसके सेक्शन के रिगार्डिंग में दिया जाएगा। ठीक है, मैंने अभी तक आपके साथ पार्टनरशिप से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं की है, मैंने तो सिर्फ बैकग्राउंड बताया है कि पार्टनरशिप के लिए हम कुछ पढ़ेंगे तो उसके लिए एक लॉ है जिसका नाम पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो हम वापस चलते हैं और वापस जाकर के देखते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप को क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, अब पढ़िए सेक्शन 4, जहां से हमने इसका रेफरेंस लिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप का लॉ बना हुआ है, ये लॉ कह रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी आपको ये समझ में नहीं आया सर ये क्या बातें कह दी? ठीक है जी, तो मैं ये सारी बातें आपको समझाता हूं। ठीक है, हम वापिस इस डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। आइए मेरे साथ साथ। बेटे, अगर ए कोई बिजनेस अकेले शुरू कर दे, ए एक पर्सन है और वो बिजनेस अकेले शुरू कर दे, तो वो बिजनेस कहलाता है प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब व्यापार करने की सबसे छोटी इकाई होती है प्रोप्राइटरशिप, जिसका एक ही मालिक होता है। अब बेटे, एक पर्सन बिजनेस को ज्यादा ग्रो नहीं करवा पाता, इसलिए बाद में सोसाइटी के मन में एक आइडिया आया कि बिजनेस एक ही पर्सन क्यों करेगा, बिजनेस कुछ पर्सन मिलके भी तो कर सकते हैं। तो जब ये आइडिया डेवलप हुआ तो हुआ ये कि अब ज्यादा पर्सन मिल गए। ये बी है, ये सी है और ये ए है। अब ए, बी और सी, इन तीनों ने सोचा क्यों ना हम मिल करके बिजनेस स्टार्ट करें। इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि अब हम जॉइंटली मिलकर बिजनेस करेंगे, तो इस बिजनेस का नाम हो जाएगा पार्टनरशिप। यानी जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसे हम अब आपको लॉ की लैंग्वेज में पढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये उठती है कि सर पार्टनरशिप क्या है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में जो आप जानते हो वो एक्सप्लेन किया है कि अगर कुछ लोग मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करें तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर ये एबीसी तीनों जो मिल गए हैं तो इनमें एक रिलेशनशिप बन गया है। एबीसी में
जॉइंटली बिजनेस करने की वजह से एक रिलेशनशिप बन गया है और इसी रिलेशनशिप को लॉ ने नाम दे दिया है क्या? पार्टनरशिप। ठीक है, यहां से दो बातें मैंने आपको समझा दी। मैंने कहा यदि बिजनेस करने के लिए रिलेशनशिप बना है कुछ लोगों के बीच में तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और अगर आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो लॉ ने भी इसी बात को लिखा है और अब मेरे ख्याल से आप कुछ हद तक इन बातों को समझ पाओगे। ठीक है जी। नाउ ये जो एबीसी हैं, ये एबीसी इंडिविजुअली, अगर मैं इंडिविजुअली एबीसी की बात करता हूं तो इन्हें टेक्निकली नाम दिया जाएगा पार्टनर्स। और अगर मैं इन सबको मिला के देखता हूं तो इसको कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं और उनका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। अब यहां पर मैं आपको कुछ क्लैरिफाई कर देता हूं कि कंपनी लिख देने से इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये एक कंपनी बन गई। ठीक है, ये नाम लिखने का तरीका है। जब कंपनी का नाम लिखना होगा तो कंपनी नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी। यानी कि ये जो बातें आपने पढ़ी कि पार्टनरशिप क्या है, ये एक रिलेशनशिप है जो कुछ लोग आपस में डेवलप करते हैं जिन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। और ये रिलेशनशिप क्यों डेवलप किया जाता है? जॉइंटली बिजनेस करने के लिए इसे डेवलप किया जाता है। और इसी को मैं अब लॉ की लैंग्वेज में आपको पढ़वाना चाहता हूं, तो आइए मेरे साथ इसे लॉ की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप। नंबर 1, पार्टनरशिप क्या है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। किनके बीच में रिलेशनशिप है? कुछ व्यक्तियों के बीच का रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने इस बात को तय किया है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। इन पर्सन्स ने आपस में प्रॉफिट्स को बांटने का एग्रीमेंट किया है, एग्री किया है। सर कौन से प्रॉफिट्स एग्री किए हैं? जो कि उन्हें बिजनेस के द्वारा होंगे। पिछली डायग्राम से कम यह समझ में आ गया है कि पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है जिसे क्यों बनाया गया है? बिजनेस करने के लिए बनाया गया है। और बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया जाता है। तो प्रॉफिट्स को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। इसका जो 5th क्लॉज है, जो 4 बातें मैंने अंडरलाइन करी हैं, वो तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इस बात को समझाने में है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 5 बातें मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में अभी और बताऊंगा। जरा देखते हैं उसके नीचे हमने क्या लिख रखा है। उसके नीचे हमने लिखा है पर्सन्स। पर्सन्स मतलब मैंने जो डायग्राम बनाया था ए, बी और सी। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई है विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स। ए बी सी को आगे से हम बुलाया करेंगे पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली, और इन सब के बिजनेस को कहा जाएगा फर्म।
बेटे आपसे ना ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं डिफाइन पार्टनरशिप। तो आप कैसे लिखेंगे? आप यही लिखेंगे जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relationship between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। बस इतना सा। अब बेटे एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा बच्चे को ना रटना तो बहुत बढ़िया से आता है। वो कहेगा कि अच्छा मुझे और डिटेल में समझाने की कोशिश कीजिए और मुझे और डिटेल में बताइए कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं। मतलब ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं इन्हें और डिटेल में समझना है। तो हम आगे बढ़े। हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अब मुझे ये बताइए कि पार्टनरशिप क्या था। बेटे पार्टनरशिप में सबसे पहली बात आपने पढ़ी थी कि पार्टनरशिप तो इनके बीच का रिलेशनशिप है। किनके बीच का रिलेशनशिप था? बताइए किसके बीच का रिलेशनशिप था? वो एबीसी के बीच का रिलेशनशिप था। उसी का नाम क्या था? पार्टनरशिप था। ठीक है जी। तो हमने लिखा पहला पॉइंट होता है रिलेशनशिप, या इसे कहिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नाउ आप इसे कॉन्ट्रैक्ट ना एक लीगल टर्म होती है, इसे कई लोग सिंपल लैंग्वेज में एग्रीमेंट का नाम भी दे देते हैं। अभी क्या है कि आपके लिए एग्रीमेंट कहिए, आप इसे एग्रीमेंट कहिए या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कहिए, बात एक ही होती है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब बेटे मेरे साथ आप एक बात समझिएगा। हमने कहा कि ए, बी और सी, इन तीनों ने अपने आप को एक रिलेशनशिप में बांध लिया है। लॉ कहता है कि इस रिलेशनशिप के लिए आप लोगों ने आपस में एग्री तो किया होगा, ये अपने आप तो नहीं बना था। तो एबीसी तीनों कहते हैं हां सर, हम तीनों ने इस बात के लिए एग्री किया था कि हम मिलकर बिजनेस करेंगे। तो आपने जो एग्री किया था उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। ये रिलेशनशिप एबीसी के बीच में कैसे बना? क्योंकि इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट को लॉ की लैंग्वेज में नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एबीसी ने आपस में किया है। यही बात पहले पॉइंट में हमने लिखी है। आइए जी, पॉइंट नंबर 1 रिलेशनशिप कहिए, एग्रीमेंट कहिए या कॉन्ट्रैक्ट कहिए। तो हमने कहा पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है जी। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है जिससे उनके बीच में एक रिलेशनशिप तैयार हुआ है। ठीक है जी। इसलिए पार्टनरशिप में सबसे पहली जरूरी बात क्या होगी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बेटे ये जो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जो आप लोगों ने एग्रीमेंट किया है, ये ओरल भी हो सकता है और ये राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है। हमने कहा कि एबीसी ने अपने आप को रिलेशनशिप में बांधा है, तो उन्होंने इसके लिए एग्रीमेंट किया है। अब हमने कहा कि ये एग्रीमेंट जो आपने किया था, ये जो बातें आपने तय की थी, ये ओरल थी या फिर ये राइटिंग में थी। इससे लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये ओरल में थी कि राइटिंग में थी, लेकिन कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए।
तो फर्स्ट पॉइंट मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट था बिटवीन टू और मोर पर्संस। अब पार्टनरशिप एक व्यक्ति होगा तो प्रोप्राइटरशिप है, एक से ज्यादा होगा तो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप कब होगी? दो या दो से ज्यादा लोग। अब मैंने अपने पास जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने एबीसी ले लिए, तो एबीसी मतलब 3 लोग ले लिए, तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर 2 लोगों में भी पार्टनरशिप हो गई, 3 लोगों में भी पार्टनरशिप हो गई, 4 में भी हो गई, 5 में भी हो गई। सर आप लिखते जाओगे ABCDEFGHIJ के, आप तो Z तक लिख दोगे। आप कह दोगे कि एक फर्म थी जिसमें A से लेकर Z तक पार्टनर्स थे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये बताइए कि एक जो ये मैंने ABCD अल्फाबेट्स कहे हैं, तो इंग्लिश में ये कितने अल्फाबेट्स होते हैं बताइए? कुछ बच्चे कह रहे हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं। दैट मीन्स मैंने अगर कहा कि किसी फर्म में A से लेकर Z तक पार्टनर्स हैं, तो मैंने तो ये कह दिया कि उसमें 26 पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम कितने लोग चाहिए? सर क्या कोई मैक्सिमम लिमिट भी है बताइए? तो लॉ कहता है कि भाई मैक्सिमम लिमिट तो हम लिखना ही भूल गए, यानी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी हुई। ठीक है जी। इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। पहली बात तो आप ये समझ लो कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब बेटे पार्टनरशिप एक्ट तो भूल गया कि कोई लिमिट भी लगानी चाहिए, वो भूल गया कि लिमिट लगानी चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक और कानून आ गया, मैंने आपको बताया था ना, कंपनीज एक्ट 1956। अब कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 होंगे फॉर अ पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस। अगर आप एक पार्टनरशिप करते हैं जिसमें आप बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो 10 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। एंड 20 फॉर अ पार्टनरशिप कैरिंग ऑन एनी अदर बिजनेस। यानी कि जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको समझाया, इस सेकंड पॉइंट में हमने क्या समझा? इस सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर कॉम्पिटेंट पर्सन से क्या मतलब होता है। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब समझदार व्यक्ति, और समझदार व्यक्ति लॉ की नजरों में वो है जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई। पार्टनरशिप करने के लिए हमें मिनिमम 2 लोग चाहिए। अब हमने पूछा पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो बेटे पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन कंपनीज एक्ट ने लिख दिया कि अगर आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो तो मैक्सिमम 10 लोग होने चाहिए। अब आप कहोगे सर ये बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है? तो आप बैंक्स में जाते हो मनी डिपॉजिट करने, मनी विड्रॉ करने। तो जो लोग मनी का बिजनेस करते हैं, लोगों से मनी लेते हैं, उसे आगे लेंड करते हैं, उसे बोलते हैं बैंकिंग बिजनेस। अगर आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो तो 10 से ज्यादा पार्टनर्स हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, हम उसे इलीगल एसोसिएशन का नाम दे देंगे। और अगर कोई और बिजनेस करते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस क्या हो गया? टीचिंग बिजनेस हो गया। टीचिंग में आप 20 पार्टनर बना लो। सर अगर हम कोई हॉस्पिटल खोल लें, 20 बना लो। सर अगर हम कोई
होटल खोल लें, रेस्टोरेंट खोल लें, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लें, तो बेटे बैंकिंग छोड़ के अगर कोई और बिजनेस करोगे तो मैक्सिमम 20 पार्टनर आप बना सकते हैं। ठीक है जी, बताइए, 2 बातें क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट की वजह से बनता है, पॉइंट नंबर 1 एग्रीमेंट, और पॉइंट नंबर है 2 या 2 से ज्यादा लोग। इसमें याद रखने की बात यह है कि बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 हो सकते हैं मैक्सिमम लोग, और अदर बिजनेस के लिए 20 हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप क्यों होगी? पार्टनरशिप तभी होगी जब ये बिजनेस होगा। अगर बिजनेस ना हो तो उस पार्टनरशिप का नाम तो दोस्ती हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। फ्रेंडशिप में क्या है, कोई बिजनेस थोड़ी ना है, वहां पर भी तो लोग हैं। आप सब दोस्त मिलकर के क्या बनाते हो, एक फ्रेंड सर्कल बना लेते हो, तो उसे हम पार्टनरशिप तो नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि लॉ की नजरों में कहा गया है कि अगर ग्रुप बिजनेस के लिए बनेगा तो पार्टनरशिप होगा। ठीक है जी, और जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। नंबर 4, पार्टनरशिप के लिए आपने जो बिजनेस किया है उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को आप आपस में डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना। अब बेटे हमने ये कहा कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इन लोगों ने एक बिजनेस किया और बिजनेस में इन्हें फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, खर्चे काट के जो बचा दैट इज नेट प्रॉफिट। अब बेटे ये प्रॉफिट इन तीनों का है। इस प्रॉफिट का एक हिस्सा ए के पास जाएगा, एक हिस्सा बी के पास जाएगा और एक हिस्सा सी के पास जाएगा। मैं तो कह रहा हूं इस प्रॉफिट को आप एक पिज्जा समझ लो। ठीक है ना। इस पिज्जा के 3 हिस्से हो जाएंगे। ये मैंने इस पिज्जा के 3 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा ए के पास गया, एक हिस्सा बी के पास गया और एक हिस्सा सी के पास गया। मैंने ये बिल्कुल भी कहने की कोशिश नहीं की है कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल ही बटेगा। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि ये इक्वली बटेंगे। लॉ कहती है कि ये तो ए बी सी को डिसाइड करना चाहिए कि उनके प्रॉफिट्स में कितना कितना हिस्सा किसका होगा। ठीक है ना। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि आपको प्रॉफिट्स की शेयरिंग करनी होगी। और लॉ ये भी कहता है कि अगर मैंने प्रॉफिट्स की बात की है तो आप ये मत समझना कि मैं प्रॉफिट्स की बात ही कर रहा हूं। प्रॉफिट्स का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑल्सो, मतलब अगर लॉसेस हुए तो भी ये बराबर बटेंगे। मतलब बिजनेस एक समुद्र की तरह है और अगर समुद्र का मंथन होगा तो उसमें विष भी निकलेगा और उसमें अमृत भी निकल सकता है। जो भी आपके हिस्से में आएगा वो सबके बीच में बांटा जाएगा। ठीक है जी। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। तो ये ऐसे लिखेंगे कि एबीसी हमारे प्रॉफिट्स इक्वल हैं तो 1:1:1 लिख देंगे। इक्वल नहीं है तो 4:3:2 है, ऐसे डिसाइड कर लेंगे। 3:1 है तो ऐसे डिसाइड कर लेंगे। इसको पढ़ेंगे ऐसे कि ए का तीसरा हिस्सा है, बी का दूसरा हिस्सा है और सी का एक हिस्सा है। यानी कि प्रॉफिट्स की शेयरिंग को आप डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट, जो लास्ट पॉइंट था ना जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे समझाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पहले मैं इसको समझाऊंगा, बाद में मैं इसको रीड करवाऊंगा। बेटे एक कस्टमर आता है, जब वो कस्टमर आता है तो ए बैठा हुआ था। ये कस्टमर ए को ऑर्डर दे जाता है और ऑर्डर देके एडवांस मनी इसे दे देता है। रेट डिसाइड हो जाता है कि मैं आपको 80 रुपीज पर यूनिट, जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं 80 रुपीज पर यूनिट दूंगा।
कुछ दिन के बाद आना, कुछ दिन के बाद अब कस्टमर आता है तो उसे वहां पर बी मिलता है। बी कहता है कि मैं तो आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी तभी दूंगा जब आप मुझे इस प्रोडक्ट के 84 रुपीस दोगे। अब कस्टमर कहता है कि मैं जब आया था तो मैंने ऑर्डर दिया था भाई साहब को, ए बैठे हुए थे और रेट कितना तय किया था 80 रुपीस, तो आज 84 कैसे हो गया। बी कहता है कि भाई मैं तो नहीं देता 80 में, जाके ए से ले ले। बताइए ये क्या बात हुई। मतलब जो बात ए ने कह दी बी उससे मुकर गया। वो कहता है मैंने थोड़ी ना कही थी। तो भैया कल को सी आकर के मुकर जाएगा कि पैसे थोड़ी ना दिए थे, पैसे दोबारा दो। लॉ कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। जब ए ने कुछ कह दिया तो बी सी उससे बाउंड हो गए। अब बताओ ए के कह देने से बी सी कैसे बाउंड हो गए। तो लॉ कहता है ये जो ए है ना, ये बी सी का एजेंट माना जाएगा। और एजेंट अगर कुछ कहता है तो वो जिस व्यक्ति के लिए कहता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। एजेंट के कथन से उसका प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है, वो उससे इनकार नहीं कर सकता। तो लॉ ने कहा कि आप लोगों को ऐसे बेवकूफ मत बनाते रहना कि ए ने कहा है मैंने थोड़ी ना कहा है। अगर ए ने कहा है तो इसका मतलब बी सी ने भी कहा है। बी सी ए की कहने से बाउंड है। यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट से, उसकी वर्डिंग से बंधा हुआ है, कोई भी पार्टनर इंकार नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाएगा और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी माना जाएगा। मतलब कि सभी पार्टनर्स के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध रहेगा। प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है और वो दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। मतलब ए के कहने से बी और सी बंधे हुए हैं और बी के कहने से ए और सी बंधे हुए हैं और सी के कहने से ए और बी बंधे हुए हैं। ये सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल। इसका मतलब सभी लोग मिल करके बिजनेस चलाएंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि ए चला रहा है और बी और सी घर बैठते हैं, तो भी बी और सी ए के कहने से बंधे हुए ही माने जाएंगे। इसका मतलब है कि उन सब के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी मानी जाएगी और जिसका मतलब होगा कि एवरी पार्टनर इज ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर सो फार एज अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर कंसर्न। ठीक है जी। बताइए बेटे, मैंने आपको जो समझाया वो कुछ कुछ समझ में आया? बच्चे कह रहे हैं सर सब सर के ऊपर से चला गया। हाँ, यही तो हमारी खासियत है कि हम जब समझाएंगे तो बातें सर के ऊपर से चली जाएंगी। अरे बेटे, आपको रिलैक्स रहना है, कोई टेंशनबाजी की बात नहीं है। सब बातें समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी। कोई बातें पहली बार समझ में नहीं आती। ठीक है, आइए अब दोबारा ये सारी बातें अब तो कई क्लासेस तक चलेंगी। पार्टनरशिप बहुत लंबे समय तक चलने वाला चैप्टर है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप एग्रीमेंट करने से बना था और इस एग्रीमेंट को लॉ की नजरों में कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। पहली बात क्लियर। इसके लिए कुछ कॉम्पिटेंट पर्संस का होना जरूरी है, जो मिनिमम 2 थे और मैक्सिमम 10 या 20 हो सकते हैं। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के एग्रीमेंट होना चाहिए। इनका आपस में एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉफुल बिजनेस नहीं होगा तो फिर तो पार्टनरशिप नहीं, फ्रेंडशिप हो जाएगी। और आखिरी पॉइंट मैंने आपसे कहा था जिसमें मुझे आपके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो था म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल
एजेंसी। और फिर मैंने आपसे कहा था कि इंडिविजुअली इनको हम आगे से पार्टनर्स बुलाया करेंगे और इकट्ठे इनको हम फर्म बुलाया करेंगे। पहली बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब आगे की बातें बेटे वो सिंपल हो जाएगी। अब सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? बेटे पार्टनरशिप बनी क्योंकि इनके बीच में एग्रीमेंट था, और अगर एग्रीमेंट की टर्म्स एक कागज पर लिख ली जाएं, हमने जो एग्रीमेंट किया है उनकी शर्तों को अगर लिख लिया जाए तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब आप पढ़िए मत बेटे, स्क्रीन पर लिखा क्या है, आप मेरी बात को सुनिए। मैं कह रहा हूं जी आपने एक संबंध बनाया, रिलेशनशिप बनाया, उस रिलेशनशिप की कुछ शर्तें भी तो तय की थी, उनको कहीं लिख लो, वरना होगा क्या, कल को ए कुछ और कहेगा, बी कुछ और कहेगा, सी कुछ और कहेगा और एबीसी में झगड़े हो जाएंगे। और देश में जो कोर्ट है बेचारी वो पहले से परेशान है, कहती है हमारे पास पहले इतने झगड़े आते हैं, तुम और अपने झगड़े लेकर के आ जाओ। ये तो लोग झगड़े लाते थे कि सर उसने मेरा सर फोड़ दिया, अब ये भी झगड़े आने लग गए कि देखना सर ए अपनी बात से मुकर रहा है, बी अपनी बात से मुकर रहा है, सी अपनी बात से मुकर रहा है। तो लॉ कहता है कि भैया ये झगड़े तो होंगे क्योंकि आपने अपनी शर्तों को लिखा नहीं, तो एक कागज लो, उस कागज के ऊपर लिख लो और लिख करके हमारे पास आके रजिस्टर्ड करवा दो। ठीक है जी, किसे रजिस्टर करा दो? उस कागज को रजिस्टर करा दो, और उस कागज को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। आइए जी पढ़िए, पार्टनरशिप क्या है? पढ़िए सर, पार्टनरशिप रिलेशनशिप है। लॉ कहता है रिलेशनशिप क्यों बना? क्योंकि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो ये जरूरी है कि उनके बीच की जो टर्म्स हैं ये एक पेपर पर लिख ली जाए, और अगर ये लिख ली जाएंगी तो इसका नाम हो जाएगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब एक पेपर है, इन विच राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न इन डिटेल। तो पार्टनरशिप डीड एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर पार्टनर्स ने अपने बीच में जो शर्तें तय की हैं, जो बातें तय की हैं, वो लिखी हुई हैं। और बल्कि ये तो जो लिखवाया जाता है ना, ये भी सरकार के पास रजिस्टर्ड कर दिया जाता है कि कल को इसकी लिखावट को कोई बदल ना पाए, वरना कल को ये भी झगड़े हो जाएंगे कि हमने तो कुछ और लिखा था। तो ये ना लॉ के पास जाकर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और जब ये लॉ के पास रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि लॉ इसके लिए एक फीस भी लेती है। ठीक है ना, लॉ इसके लिए रजिस्टर करने की एक फी लेती है जिसे हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। क्या बोलते हैं? स्टैंप ड्यूटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैंने आपको समझा दिया कि हमने इसे राइटिंग में क्यों तैयार किया, बताइए। हमने राइटिंग में इसलिए तैयार किया कि सर पार्टनर्स के बीच में झगड़े ना हो, तो बिल्कुल ठीक, इससे झगड़े अवॉइड होंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि बताओ पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है, तो आप क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है? तो इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू हैव पार्टनरशिप डीड। क्यों? टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, विच में अराइज अमंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच में उठेगा। और पार्टनर्स के बीच में झगड़े क्यों उठेंगे? वो कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए, प्रॉफिट ऐसे बंटना चाहिए। ये सारी बातें आगे चल के आएंगी, अभी तो हम लोग ना थ्योरी पढ़ रहे हैं। बोलिए, जैसे ही जब पार्टनरशिप फर्म मुनाफा कमाने लगेगी ना, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। ये तो धरती का नियम है बेटे। भाई भाई में प्यार रहेगा, भाई और बहना में प्यार रहेगा, लेकिन बात पैसों की आएगी तो टकरार हो जाएगी। दो दोस्त बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन जहां पैसा आया दोस्ती खत्म।
बल्कि किसी ने तो मजाक में ही कह दिया, गलत बात है लेकिन मजाक में कह दी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब आजकल के जमाने में पैसे की अहमियत बाप बड़ा ना भैया मतलब रिश्तों से भी बड़ी है। तो पैसा जब इतनी बड़ी चीज है तो वो झगड़े पैदा करेगा ही करेगा। तो आगे चल के जब पैसे की बातें आएंगी तो ये सारी बातें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, ये सारी की सारी बातें बाद में आएंगी। ठीक है जी, नीचे पढ़िए। नीचे हमने लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्टनरशिप नीड नॉट नेसेसरीली बी इन राइटिंग। सर ऊपर तो आप कह रहे हो कि राइटिंग में करो, अब आप कह रहे हो राइटिंग में मत करो। बेटे राइटिंग में करने को इसलिए कहा था, इट इज डिजायरेबल टू बी इन राइटिंग टू मिनिमाइज डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। हम ये कोई कंपल्शन नहीं कह रहे, हम कह रहे बना लोगे तो इसमें डिस्प्यूट कम होंगे। अब सर ये बताओ कि पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या जाता है। मैंने कहा ये पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है ये भी आपको दिखाते हैं। चलिए, पार्टनरशिप डीड तो बेटे सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा क्या जाना है। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स फॉलोइंग। मैं आपसे बोलता हूं कि चलो अगर आप एक बिजनेस के बारे में सोचते हो कि सर हम दोस्तों ने मिलकर सोचा एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो मैंने कहा आप उसके लिए क्या क्या सोच सकते हो। अब आप ना स्क्रीन के ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर दोगे कि सर स्क्रीन के ऊपर लिखा है। मैंने कहा भूल जाओ, बातों को सीखना है ना, तो आप ये भूल जाओ कि कोई भी चीज क्या होती है। आप खुद सोचो कि वो चीज क्या होती है, आप अपने आप ही उस नतीजे पर पहुंच जाओगे। और जिस दिन आप अपने मन से चीजों को सोचना समझना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप जीवन में बहुत कामयाब व्यक्ति भी बन जाओगे। हम पूरी कोशिश करेंगे बेटे, लेकिन ईमानदारी आपके मन में होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप लोग मिल करके ये सोचते हैं कि सर हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो मेरा सवाल है कि कुछ बातें तय करोगे। हाँ सर हम बातें तय करेंगे। देखो सोचो कौन कौन सी बातें तय करोगे। सोचिए बेटे, कोशिश कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूं। आप ये तय करेंगे कि सर हमारे रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा, सर हम रेस्टोरेंट कहां पर खोलेंगे, ए की जगह पर खोलेंगे, बी की जगह पर खोलेंगे, सी की जगह पर खोलेंगे, किराए की जगह पर खोलेंगे, कहां खोलेंगे। सर इसमें पार्टनर किस किस को बनाना है। ए ने सुझाव दिया कि भाई चलो बी और सी को साथ मिला लेते हैं, बी ने सुझाव दिया कि नहीं सी को रहने देते हैं, है जी। तो आपने आपस में डिसाइड करना है कि हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा, हम कौन सा बिजनेस करेंगे, हम अपनी शॉप कहां रखेंगे, हमारे बीच कौन कौन पार्टनर्स होंगे। और ये भी डिसाइड करेंगे कि ए तुम कितना पैसा लाओगे, बी मैं इतना लाऊंगा, सी कहेगा मैं इतना लाऊंगा। हमारे वहां पर दुकान को संभालेगा कौन, ठीक है जी, बैठेगा कौन, पैसों का क्या करेंगे, उसे बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक अकाउंट पर किसके साइन चलेंगे, एबीसी तीनों के चलेंगे या ए के चलेंगे, बी के चलेंगे, सी के चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दुकान पर कौन बैठेगा, जो बैठेगा तो उसको सैलरी देनी है कि नहीं देनी। अब वो कहेगा हाँ मेरा ही बिजनेस है मैं सैलरी लूंगा, हम कहेंगे मत ले। कल को बोलेगा भैया मैं बैठता हूं तो मुझे सैलरी क्यों नहीं दी। तो ये बातें पहले ही तय कर लो। अब एक पार्टनर बोलेगा कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो मुझे इंटरेस्ट दो, दूसरा कहेगा अच्छा मुझे प्रॉफिट ज्यादा लो, मैंने दिमाग ज्यादा लगाया है। तो कल को झगड़े हों, इससे अच्छा इन सभी बातों को लिख लो। यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। आइए जी पढ़िए, क्या क्या लिखना। बेटे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये बता दूं, ये मत सोचना कि जो बातें लिखी है बस सर इतनी ही होती हैं। आप अपने पड़ोस में पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना, रिलेशन में पूछना, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म है, उनसे पूछना क्या आपकी डीड बनी हुई है, वो कहेंगे हाँ। उनसे पूछना डीड में कितने पॉइंट होते हैं, बोलेंगे हमारी डीड में तो 50 पॉइंट है, ठीक है। तो आप सोचिए जो भी पॉइंट आपको समझ में आएगा ना वो वैलिड पॉइंट होगा, भले वो पॉइंट किताब में लिखा हुआ ना हो। फिर भी कुछ इलस्ट्रेटिव तौर पर बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म,
मतलब बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन सा होगा, लोकेशन क्या होगी। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पार्टनरशिप कब बनी थी, तो डेट उसी के अंदर लिख लेंगे। अब आपको जान के हो सकता है शुरू में स्ट्रेंज लगे कि सर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस क्यों लिख दी। अब हो सकता है बेटे मैंने ये सोचा कि मैं 3 ही साल बिजनेस को दूंगा, मतलब पहले ही तय कर लिया था कि भैया बिजनेस 3 ही साल चलाना है, तो ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस भी पहले डिसाइड हो सकती है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप छोड़ दीजिए, आपने कहा जब तक मन होगा तब तक करेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, कितना इंटरेस्ट देंगे किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर, और अगर कोई पार्टनर से हम लोन लेंगे तो उसे कितना इंटरेस्ट देंगे, और अगर कोई पार्टनर हमारे में ज्यादा शैतान है, ज्यादा पैसे निकालता है बिजनेस से, तो उसको डिस्करेज करने के लिए उस पर कितना इंटरेस्ट लगाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, मतलब एबीसी अगर 3 है तो वो इक्वल होगी, अनइक्वल होगी, जो पार्टनर बैठेगा उसे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगे चल के आपको पढ़ा पाएंगे, अभी बता नहीं पाएंगे कि गुडविल एक चीज होती है, उसके बारे में कैसे ट्रीटमेंट होगा जब कोई नया पार्टनर आएगा, जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, या कभी दुखद घटना हो जाएगी। सभी पार्टनर के क्या अधिकार होंगे, अधिकार होंगे तो हर पार्टनर के पास अधिकार होगा ना कि वो व्यापार में जो किताबें बन रही हैं, जो अकाउंट्स बना रहे हैं, उनको देख पाएं, उनको चेक कर पाएं, उनकी कॉपीज ले पाएं। उनकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, उनकी कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, ये सब बातें आप डिटेल में लिख लेना। अब बेटे मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल तो ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए क्या जरूरी है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं। मैंने कहा मत बनाओ। होता क्या है, विजन की कमी थी। विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण। आपको शुरू में यह समझ नहीं आया कि हमें पार्टनरशिप के लिए कुछ टर्म्स तय कर लेनी चाहिए थी। पार्टनर्स को लगता है कि भाई जैसे दोस्ती होती है, छोड़ना यार, ज्यादा तय क्या करना, दिमाग क्या लगाता है, छोड़, बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, बाकी बातें बाद में देखेंगे। और अचानक बिजनेस इतना ग्रो करने लगा कि भाई उसमें बहुत सारे प्रॉफिट आने लग गए, बस प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। और अब एबीसी के अंदर झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बेटे कई लोग या तो जान करके पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, या कई लोग नासमझी में नहीं बनाते, या कई लोग बेटे शायद साइंस साइड से आते होंगे, उन्होंने पार्टनरशिप पढ़ी नहीं है, वो नहीं बनाते। समस्या तो तब है कि अगर मैं बिना डीड बनाए हुए आगे बढ़ गया था तो आगे चल के मेरे प्रॉफिट्स आने पर या और बातों में डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे। तो सर उन डिस्प्यूट्स का करोगे क्या? क्या ऐसी बात आपके दिमाग में आ रही है? समझ में आ रही है बात कि हां सर, अगर ये बातें हमने तय नहीं की या कोई बातें तय कर ली और कुछ बातें उस समय दिमाग में नहीं आई तो आगे चल के दिमाग में आ सकती हैं, तो क्या होगा? आइए जी तब चलते हैं, तो क्या होगा। और बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। आइए, व्हेन देयर इज नाइदर अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं थी, नॉर एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जानते हो ये इसका मतलब है कि आपने ओरली भी इन बातों को डिस्कस नहीं किया
तो राइटिंग में भी नहीं किया। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो राइटिंग में होगा या ओरल में होगा, लेकिन इन दोनों में ही वो बात तय नहीं हो पाई। या फिर पार्टनरशिप डीड तो थी, लेकिन उस पॉइंट पर, उस मैटर पर कोई प्रोविजन नहीं था। अगर बेटे पार्टनरशिप डीड ना बनी हो या बनी हो और उसमें कोई मैटर छूट जाए, तो आंसर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से मांगना पड़ता है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, तो जो प्रोविजंस हमारे एक्ट में लिखे हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। और मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जिनकी हमें अक्सर प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ेगी, और वो हमसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए अगर इसके बारे में पार्टनर्स ने डिस्कशन नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे। हमने पूछा बताइए कौन सी बात पार्टनर्स ने डिस्कस नहीं की। नंबर 1, पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस नहीं की। अब बेटे पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर आपने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं की तो ये समझ लो फिर आपको प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली बांटने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए बी सी कुछ भी डिसाइड नहीं करते और उन्हें प्रॉफिट हो जाता है 2,40,000 रुपए का, तो बेटे सिंपली इन तीनों में बराबर बांट देना। यानी 80,000 रुपीज मिलेंगे ए को, 80 ही मिलेंगे बी को, 80 ही मिलेंगे सी को। और ए अपना सर पकड़ के बैठ गया, हे भगवान मैंने क्या कर डाला, मैंने क्यों नहीं डिसाइड किया। दुकान पर मैं बैठता हूं, बी सी घर बैठते हैं, मुनाफा बराबर ले जाते हैं। लॉ कह रहे तो पहले सोचते, पहले नहीं सोचा तो अब सोचो। ये प्रॉफिट बराबर बांट लो और उसके बाद सोच लो कि बिजनेस चलाना है कि बंद करना है, वो आपकी मर्जी है। आज तय कर लो। ये थोड़ी है कि कभी डीड नहीं बनाई थी तो जीवन में कभी नहीं बन सकती, आज बना लो। लेकिन जो पुराने प्रॉफिट है वो तो बराबर ही बटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब क्या होता है कुछ समय के बाद ये भी झगड़ा शुरू हो जाएगा कि ए कहेगा जी बिजनेस में मैंने तो 10 लाख रुपए लगाए हैं, बी तूने 6 लाख रुपए लगाए हैं, और सी उसने केवल 2 लाख रुपए लगाए हैं। और ये कहेंगे कि देखो प्रॉफिट तो बराबर हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया करेंगे। जो ज्यादा कैपिटल लगाएगा उससे इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये झगड़ा हो गया। जब ये एबीसी में झगड़ा हो जाएगा तो लॉ कहेगा कि क्या ये बात आपने पहले डिसाइड की थी। अगर आपने पहले डिसाइड नहीं की तो लॉ कहती है फिर भूल जाओ, ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा और ना कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, नहीं चार्ज किस पर होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है ड्राइंग्स के ऊपर। तो बेटे अगर कोई पार्टनर ज्यादा ड्राइंग कर रहा होगा ना तो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट की चार्जिंग नहीं हो सकती। अब बताओ सर ये भी कोई बात हुई। तो लॉ कहते हैं भैया तो मैं क्या करूं, आपने क्यों नहीं डिसाइड किया था। तो ना तो इंटरेस्ट कैपिटल पर मिलेगा और ना ही इंटरेस्ट किसी की ड्राइंग्स पर चार्ज होगा। अब एक झगड़ा और हो गया, एक पार्टनर सैलरी मांगने लगा। लॉ कहता है भैया ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर सभी का आंसर ना 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 लिख दिया, ये भी कोई बात है। लॉ कह रहा है कि भाई हमने तो ऐसे ही लिखा है, आपको मानना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। आगे से टर्म्स डिसाइड कर लो किसने मना किया। अब बेटे सिर्फ एक बारे में लॉ अलाउ कर रहा है। लॉ कह रहा है कि अगर कैपिटल से अधिक कोई पैसा आपने लोन की फॉर्म में अपने फर्म को दे रखा है तो उस पार्टनर को
उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर कैपिटल से अधिक कोई पैसा आपने लोन की फॉर्म में दिया है अपनी फर्म को, तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, ना तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, ना ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगेगा, ना किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगी। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे दिया है और रेट उसने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको 6% देना पड़ेगा। अब बेटे ये ना मार्केट रेट से बहुत कम है, लेकिन अब आप इसके ऊपर ये मत कहना कि सर बैंक में तो 8% लगता है कि 10% लगता है। मैंने कहा बेटे लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, और हमारा एज अ सिटीजन ये फर्ज बनता है कि हम उस पर झगड़ा ना करें, हम उसका पालन करें, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो लॉ ने कहा है उसको फॉलो करो, डिस्प्यूट मत करो कि सर 6 क्यों, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, ये सब लॉ ने लिखा है। और अगर आपको इतनी बातें करनी थी तो पहले कर लेते, और अगर पहले नहीं किया तो जाइए, ये वाला हिसाब तो ऐसे ही होगा, आगे से नए हिसाब के लिए जो भी एग्रीमेंट बनाना हो बना लो। और अगर आपके पार्टनर्स नहीं मानते हैं तो छोड़ो, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है बेटे पार्टनरशिप फर्म का, वो खुलती भी बहुत जल्दी है और बंद भी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ना कभी कभी बेटे एग्जाम में ऐसा भी होगा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कहता है कि बताइए ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया, तो फिर उनके बीच में जो डिस्प्यूट हुए हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। इस तरह का ना आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे ये मैंने एक पुराना एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिया है जो कि 1991 में आया था, अभी भी आते हैं और आगे भी आएंगे। तो क्या डिस्प्यूट है पहले ये पढ़िए। डिस्प्यूट है, ए कहता है ए स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट बी डिवोट्स टू बिजनेस। ए का ये कहना है कि भाई मैं 8 घंटे बैठता हूं और बी तू 4 घंटे बैठता है, मैं ज्यादा बैठता हूं। तो ए कह रहा है कि उसको 3000 रुपए पर मंथ की एक्स्ट्रा टाइम के लिए सैलरी मिलनी चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई डीड नहीं बनाई, और ए कह रहा है कि मैं ज्यादा बैठता हूं तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, 3000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। आप बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी? आंसर देके बिना बताना। आंसर हो जाएगा नो। हम लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नहीं मिलेगी। नो पार्टनर इज अलाउड टू हैव सैलरी। बोलिए। ऐसे ही दूसरा पढ़िए। बी हैज प्रोवाइडेड कैपिटल ऑफ 25,000 वेयर ए हैज प्रोवाइडेड ओनली ₹5,000 एज कैपिटल। ठीक है जी। ए हाउएवर हैज प्रोवाइडेड 10,000 एज लोन टू द फर्म। व्हाट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू ए एंड बी? बहुत सिंपल है बेटे। कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इस 10,000 रुपए के ऊपर किसको? ए को इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना? बोलिए कितना? 10,000 इंटू 6%, और ये आएगा ₹600। अच्छा, थर्ड पॉइंट, ए वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन सुनील इनटू द बिजनेस। अब ए अपने बेटे सुनील को बिजनेस में लाना चाहता है, जबकि उसका पार्टनर बी मना कर रहा है। अब ये तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट वैलिड है, यानी ए कैन नॉट इंट्रोड्यूस सुनील। मतलब व्यापार बढ़ने लग जाए तो अपने घर के किसी आदमी को थोप दो कि भैया ये भी अब पार्टनर होगा, तो लॉ कहता है ऐसे नहीं थोप सकते। जब तक बी नहीं कहेगा आप इसको
नहीं कर सकते। ठीक है जी। B wants that profit should be distributed in the ratio of capitals, गलत। A wants it should be distributed equally, और बेटे लॉ कहता है कि डीड नहीं बनी तो इक्वली ठीक है, ये गलत है। ठीक है जी। आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किया कि मैं आपको बातें समझा पाऊं, बट मैं कोई धरती का सबसे अच्छा टीचर नहीं हूं और आप धरती के सबसे खराब स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है जी। हम दोनों ने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई होंगी तो दोबारा लेक्चर को सुनना बेटे, समझ जरूर आएंगी। और एक बात बता दूं, कुछ बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। जैसे हम जमीन में एक सीड डाल देते हैं ना, और वो फिर धीरे धीरे अपने आप प्लांट बन जाता है, तो ऐसे ही मैंने आज नॉलेज का आपके अंदर एक बीज डाल दिया, एक सीड डाल दिया है। वो अपने आप 2-4 दिन में ग्रो कर जाएगा, और 2-4 दिन में आप एकदम बेहतर आंसर देने लग जाएंगे, हाँ सर इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। ठीक है जी। और बल्कि ऐसा होगा कि 2-4 दिन के बाद आप पड़ोसी को पकड़ोगे अपनी क्लास में, इधर मैं तुझे बताऊं पार्टनरशिप कितनी आसान है। अच्छा खैर, अब बेटे इसे ग्रो कराने के लिए कुछ होमवर्क भी तो देना पड़ेगा ना। तो आपके पास बुक होगी, आप अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये 2 इलस्ट्रेशंस रीड करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 रीड करेंगे। ठीक है जी। और तब तक ये तो होमवर्क हो गया ना, और मैं 2 मिनट में आपको एक और बात बता देता हूं जो आपके माइंड में आ सकती है, क्योंकि आपने टीएस ग्रेवाल की बुक पढ़ी होगी। तो बेटे ऐसा था, एक थी पार्टनरशिप फर्म। धीरे धीरे आप जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में एक ड्रॉबैक होती है कि उसके पार्टनर्स की ना लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और लायबिलिटी बढ़ना मतलब खतरे का संकेत। तो लोग इससे बचने के लिए क्या करते थे, कंपनी बनाते थे। ऑल्दो कंपनी हम बहुत बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बताया कि कंपनी बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। कंपनी बनाने से क्या होता था, लायबिलिटी पर तो लगाम लग जाती थी, लेकिन कंपनीज एक्ट ना बहुत सख्त होता है। इसको एक ड्रॉबैक मिल जाता था कि बहुत सारे कंपनीज एक्ट के रूल्स अब हमारे ऊपर लग जाते थे। तो लोग बेटे यहां पर भी नाराज थे। ये मैंने रोने वाला मुंह बना दिया। और बाद में जब उन्होंने एक मुसीबत से बचने की कोशिश की तो यहां भी फंस गए। दोनों रो रहे हैं। अब बेटे लॉ के पास गए, लोगों ने कहा बताओ, हम तो पार्टनरशिप फर्म में भी परेशान रहते हैं, कंपनी भी परेशान रहते हैं, हम वहां लायबिलिटी से परेशान हैं और वहां पर आपके रूल से परेशान हैं। तो लॉ ने ना कुछ कंपनीज को कहा कि छोड़ो, आप एक काम करो, आप अपने आप को एक नई संस्था बना दो। तो लॉ ने एक नई संस्था बना दी जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसमें दोनों फायदे डाल दिए। एक तो इसे लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया, ठीक है, और एक इसके रूल्स कंपनी के ना लगा के पार्टनरशिप फर्म के लगा दिए। दोनों की इसमें बेनिफिट डाल दिए। यानी अब 3 ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है पार्टनरशिप फर्म जिसमें लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, उनके घर भी बिक सकते हैं। एक होती है कंपनी जिसमें हम आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रखेंगे लेकिन बहुत भागा दौड़ी करवाएंगे आपसे। और एक तीसरा, छोटी कंपनीज को बोला कि छोड़ो तुम यहां आ जाओ, लिमिटेड लायबिलिटी बना लो। ये हमारे देश में एक नया एक्ट बना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और आपके कोर्स में ये नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बुक में दे रखा है। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, कोशिश करेंगे और